न्यू सेंटर्स ऑफ पावर पार्ट नंबर 3। आई होप आपको इससे पहले के दोनों पार्ट अच्छे लगे होंगे। इस पार्ट में यार पूरा चाइना के बारे में हम देखने वाले हैं। दो टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यार कि चाइना की इकोनॉमी में इतना बड़ा हमें राइज कैसे देखने को मिलता है, और दूसरे में इंडिया चाइना रिलेशन हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है यार। सीधा इसको चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है यार, द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। मतलब चाइनीज की इकोनॉमी में जो राइज हमें आया उसके बारे में हम पूरा देखने वाले हैं। तो भाई हमारा एक और नया सेंटर हमारे सामने आता है जो कि पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसका नाम है चाइना। यहाँ पर ही आपको कार्टून भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पर पूरा दिखाया गया है कि आज पूरे वर्ल्ड का कैसा मूड है यार, जो चाइना की इकोनॉमिक पावर में राइज हो रहा है उस पर। तो इस कार्टून को आप देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस कार्टून से आप क्या समझते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कार्टून वाली वीडियो में वैसे भी इसको मुझे क्लियर करना ही है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसके बाद यार मेन अगर हम बात करते हैं चाइना की इकोनॉमी की सक्सेस कब से चालू हुई, तो हमें 1978 से देखने को मिल रही है। इसके बाद एकदम से चाइना में इकोनॉमिक सक्सेस हमें देखने को मिलती है, जिसका चाइना एक बहुत बड़ा ग्रेट पावर बनकर हमारे सामने आ गया है। यह हमें चाइना का स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। अगर हम मेनली बात करते हैं चाइना की जो इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। भाई चाइना में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए जिसकी मदद से एकदम हमें ऐसी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ऐसा बोला जा रहा है कि 2040 तक चाइना यूएसए को भी ओवरटेक कर लेगा और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर हमारे सामने। इसके बाद फिर हमें ये भी देखने को मिलता है यार कि चाइना ने जब से अपनी इकोनॉमी का इंटीग्रेशन किया है, मतलब अपनी इकोनॉमी बाहर वाले देशों के लिए खोली है, ट्रेड चालू किया है, सबके साथ अच्छा कनेक्शन बनाना चालू किया है, जब से ये और आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम ईस्ट एशियन ग्रोथ की बात करते हैं, वहां पर तो आप चाइना को ड्राइवर बोल सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ इसकी देखने को हमें मिल रही है और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस यही करता है पूरी दुनिया को आज की डेट में। अगर इन चीजों में हम देखते हैं तो इसका इन्फ्लुएंस हमारे रीजनल अफेयर में बहुत ज्यादा अब हो गया है। जैसा कि हमने बात करी, यूएसए को फुल कंपटीशन दे रहा है और उसको ओवरटेक भी ये करने वाला है 2040 तक। ये चीज हमें देखने को मिलती है। फिर यार चाइना की इकोनॉमी तो है यही, साथ में बहुत सारे फैक्टर है जिसको और पावरफुल बनाते हैं। जैसे कि हमें इसकी पॉपुलेशन हो गया, लैंड मास हो गया, इसकी रिसोर्सेस हो गई, इसकी रीजनल जो लोकेशन है, और फिर जो यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। ये सब चीजें इसकी इकोनॉमी में ऐड हो जाती हैं और बहुत इसको एक बड़ी पावर के रूप में हमारे सामने ला के रख देती। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चाइना की। फिर इसके बाद यार हमें देखने को मिलता है कि माओ की लीडरशिप में एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आता है, जिसके बाद 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश होता है, जो कि पूरा सोवियत मॉडल पर बेस्ड था। मतलब यानी कि पूरी इकोनॉमी सोवियत मॉडल पर चलती थी। हमने द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में पूरा सोवियत मॉडल के बारे में पढ़ा है। तो भाई जो ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड हमारा कम्युनिस्ट चाइना था, इसने डिसाइड किया कि पूरे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से अपने नाते तोड़ देगा, उनसे अपने आप को कट ऑफ कर लेगा। भाई सीधी सी बात है, सोवियत मॉडल को फॉलो कर रहा था। तो जब इसने ऐसा किया यार, तो हमारे चाइना के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, इसको अपनी रिसोर्सेज पर पूरा डिपेंडेंट होना पड़ा, क्योंकि दुनिया से इसने पूरे नाते तोड़ दिए थे, कैपिटलिस्ट वर्ड से इसने नाते तोड़ दिए थे। तो कुछ समय के लिए यार इसने अपनी रिसोर्सेज का काम किया और इसको पूरा सोवियत की एडवाइस भी मिल रही थी और सोवियत की तरफ से मदद भी मिल रही थी। स्टार्टिंग में चाइना का हमें ये देखने को मिलता है। हम इस मॉडल की बात करें यार, तो इसको ऐसा क्रिएट किया गया था कि जितनी भी हमारी हैवी इंडस्ट्रीज रहेंगी वो स्टेट ओन्ड रहेंगी, और साथ ही साथ जितना भी एग्रीकल्चर से कैपिटल मिलेगा उसको हम इसमें यूज करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के। तो मेन चीज हमें ये देखने को मिलती है। इसके बाद क्या हुआ यार, फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम हो गया। आप दुनिया से नाते तोड़ चुके हो तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा। तो जब फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया यार, तो अब इसका सिंपल सी बात है कि ये फॉरेन से ना गुड खरीद सकता है ना टेक्नोलॉजी खरीद सकता है। वर्ल्ड मार्केट से इसका कनेक्शन इस वजह से पूरा टूट गया था। तो चाइना ने क्या डिसाइड किया, इसने हार नहीं मानी। इसने बोला क्या होता है अगर हम टेक्नोलॉजी और गुड बाहर से नहीं खरीद सकते, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपने डोमेस्टिक गुड्स से। मतलब हमारे डोमेस्टिक, हम अपने चाइना के अंदर जितनी चीजें बनाएंगे हम उसको यूज करेंगे अगर हम बाहर से नहीं ले पा रहे हैं तो चाइना ने इस चीज को करना चालू किया। उसके बाद चाइना का जो ये मॉडल बन गया था ना नया, इसने चाइना को एक ऐसा फाउंडेशन दिया जिसकी मदद से चाइनीज की जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी अब वो उस लेवल पर आ गई थी यार जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन नई चीज हमें चाइना में देखने को मिल रही थी कि अपनी रिसोर्सेज को यूज करके ये आगे बढ़ रहा था। इसके बाद चाइना में एम्प्लॉयमेंट हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, ये पूरे सिटीजन को एकदम अश्योर्ड था कि आपको मिलने ही वाला है। तो चाइना भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में से एक हमारे सामने आ गया था। मतलब बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री उनसे आगे अब ये निकल चुका था। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। उसके यहाँ के सिटीजन को ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा रहे थे, सबको अच्छी बेटर हेल्थ फैसिलिटी भी दे रहे थे। एक चाइना की बहुत ही अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही थी। अगर हम यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल रेट 5 से 6% की रेट पर यहाँ की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी पॉपुलेशन।
इनका एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ 2 से 3% था। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रहा है। तो मतलब कितना भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर लो, वो इनसफिशिएंट ही रहने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नीड्स भी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो हमें ये चीज देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पर ये हुआ है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, मतलब एग्रीकल्चर से इनका जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था, अब वो इनको सफिशिएंट नहीं लग रहा था। इनका कहना यार ये इतना सरप्लस नहीं जनरेट कर पा रहा है कि हम इसको इंडस्ट्री में यूज कर पाए। तो एक मेजर प्रॉब्लम ये आ गई थी। इसके बाद भाई हमने चैप्टर 2 अपने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में पूरा डिस्कस किया था कि जो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी हमारी यूएसएसआर की, उसको क्या क्या क्राइसिस झेलने पड़े थे। अब सेम क्राइसिस चाइना को देखने पड़ रहे थे। भाई सिंपल बात है, दोनों का मॉडल बहुत सिमिलर था, तो ये प्रॉब्लम तो होनी ही थी। ये हमें चाइना में देखने को मिल रहा था। वहां का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था यार, वो इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था। इनका जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो भी एकदम मिनिमल था, और साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी बहुत लो हो चुकी। तो चाइना में अलग प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही। इसके बाद भाई चाइना की लीडरशिप में 1970s में हमें बहुत मेजर पॉलिसी डिसीजन देखने को मिले। चाइना ने सबसे पहले क्या किया यार, इसके जितनी भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन थे, मतलब जो पूरी दूरी बनाया हुआ था, उसको इसने खत्म कर दिया और इसने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चालू कर दी। मतलब पहले जहां कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से दूरियां बनाता था, अब उनके साथ ये हो गया था। तो ये चीज हमें देखने को मिली 1972 में, यूएसए के साथ अच्छे इसके रिलेशन बन गए। उसके बाद यहाँ के प्रीमियर, मतलब यहाँ के लीडर बोल सकते हैं, जो इनले यहाँ के लीडर थे, मतलब हमारे गवर्नमेंट के जो हेड थे, उनने 4 मॉडर्नाइजेशन लेकर आए। अब ये मॉडर्नाइजेशन ये कहाँ कहाँ लेकर आए? एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और मिलिट्री में। 1973 में ये मॉडर्नाइजेशन ये लेकर आए थे। उसके बाद 1978 तक यहाँ के जो लीडर थे वो डेंग शाओपिंग बन चुके थे। तो इन्हें ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस करी। इनने बोला यार हम इकोनॉमिक रिफॉर्म भी लेकर आएंगे, साथ ही साथ ओपन डोर पॉलिसी इनने अपना ली। इसमें मेन यही था यार कि अब ये हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट करेंगे, मतलब इनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हाई लेवल पर ये पहुंचाएंगे। और कैसे पहुंचाएंगे? ये चाह रहे थे कि अब्रॉड से इनको इन्वेस्टमेंट मिले कैपिटल और टेक्नोलॉजी में। तो ये चीज इन्हें करना चालू कर दी थी। मतलब ये अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे थे अपनी कैपिटल और टेक्नोलॉजी के लिए, जिसकी वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी ये बढ़ा पा रहे थे। तो ये पूरा ओपन डोर, जैसे नाम से पता चल रहा है भाई, इन्हें अपने डोर अब ओपन कर दिए थे पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये एक हमें अच्छी चीज इनकी देखने को मिल रही थी, जिसने इनको बहुत ज्यादा मदद करी आगे बढ़ने। फिर इसके बाद चाइना ने ना अपना पूरा खुद का एक पाथ फॉलो किया जब ये मार्केट इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। हमने यूएसएसआर का पढ़ा कि जब वहां पर मार्केट इकोनॉमी आ रही थी डिसइंटीग्रेशन के बाद, तो पूरा शॉक थेरेपी हो गया था। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसका सिंपल रीजन यार कि इन्हें स्टेप बाय स्टेप काम करना चालू किया, हड़बड़ाए नहीं है, इन्हें आराम से अच्छे से काम किया। सबसे पहले 1982 में इन्हें एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन लेकर आए। उसके 1998 में इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन लेकर आए। उसके बाद इनने ट्रेड जो बैरियर्स होते हैं हमारे, उनको खत्म करने का काम किया। लेकिन इसके लिए इनने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। मतलब कुछ ऐसे जोन्स थे, कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेट किए गए थे, हर जगह से नहीं किए गए थे। इन्हें अपना तरीका ये लेकर आए। उसके बाद इनने बोला था भाई जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में फॉरेन इन्वेस्टर आकर अपने एंटरप्राइजेस सेटअप कर सकते हैं। ये चीज इनने करी थी। उसके बाद चाइना में ऐसा नहीं था कि अब मार्केट इकोनॉमी आ रही है तो पूरा स्टेट का, गवर्नमेंट का रोल ही खत्म हो गया। यहाँ स्टेट ने मेन रोल प्ले किया था, एकदम सेंट्रल रोल प्ले किया था मार्केट इकोनॉमी को सेटअप करने के लिए। तो मतलब कुल मिला के समझ में आता है कि इन्होंने बहुत वाइज डिसीजन लिए थे और बहुत अच्छी तरीके से अपने काम इनने किए थे। इसके बाद भाई जो नई इकोनॉमी पॉलिसी आई, इनने चाइना को बहुत ज्यादा मदद करी। चाइना की इकोनॉमी जो एकदम स्टेग्नेशन में आ गई थी, अब वापस से सुधरना चालू हुई। साथ ही साथ जो इनका एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन हुआ था, उसकी मदद से इनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एकदम तेजी से आगे बढ़ा और रूरल इनकम में भी हमें एकदम बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। उसके बाद भाई रूरल इकोनॉमी में पर्सनल सेविंग भी बहुत ज्यादा हो रही थी। भाई सीधी बात है, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उनकी कमाई ज्यादा होगी, उनकी सेविंग भी बढ़ेंगी। इनकी जब पर्सनल सेविंग बढ़ रही थी ना, तो इसका इनका एकदम रूरल इंडस्ट्रीज में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। बहुत हाई लेवल का ग्रोथ हमें देखने को मिला रूरल इंडस्ट्री के साइड में। तो कुल मिला के चाइना की इकोनॉमी में अब एकदम से ग्रोथ लग रही थी। तो ये चीज हमें देखने को मिली। इसके बाद ओवरऑल अगर हम पूरी चाइनीज इकोनॉमी की बात करते हैं, मतलब हमारा इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, दोनों की बात करते हैं, तो दोनों बहुत ही फास्टर रेट में आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद जो नए नए ट्रेडिंग लॉज आए थे, साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो इनने बनाए थे, इनने एकदम से फॉरेन ट्रेड को राइज दे दिया। यहाँ पर फॉरेन ट्रेड एकदम से बढ़ने लगी थी। उसके बाद चाइना पूरे वर्ल्ड में एक सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। मतलब कुल मिलाकर बाहर के, अब्रॉड के लोग चाह रहे थे
वो चाइना में आकर इन्वेस्ट कर सकें। बड़ी बड़ी कंपनी थी जो कहीं और की ओरिजिन की थी, लेकिन अब वो चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड थी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही थी। तो भाई जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर बहुत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए थे, बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इनके पास आ गया था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की मदद से ये बड़ी बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते थे दूसरी कंट्री। भाई आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रहेगा तो आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। आप जब इकोनॉमिक पढ़ोगे तो वहाँ पर ये चीजें बहुत डिटेल में समझाई जाती है। हमारे पॉलिटिकल साइंस में इसका इतना कोई लेना देना नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज की मदद से इन लोग बाकी कंट्री में इन्वेस्ट कर पा रहे थे। फिर साथ ही 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारा चाइना बिल्कुल सम्मिलित हो गया था। इसके बाद चाइना का और आगे चीजें बढ़ने लगी। अभी आउटसाइड वर्ल्ड के लिए और ओपन हो गया था और तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके बाद भाई अगर हम इस कंट्री की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, तो चाइना ने जब से पूरे वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेशन चालू किया है, इकोनॉमिक वे में इंटीग्रेशन चालू किया है, जब से अब इसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा बन के सामने आया है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको पूरा चाइना ही शेप करेगा, और अभी भी बहुत हद तक कर रहा है। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद चाइना की इकोनॉमी तो यार बहुत ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, लेकिन चाइना में हर किसी को बेनिफिट नहीं मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि रिफॉर्म हुआ तो हर कोई को बेनिफिट मिल रहा है। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अराउंड 100 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो अभी जॉब की तलाश में है। अगर हम फीमेल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, कंडीशन ऑफ वर्क की बात करते हैं, तो वो तो इतनी बुरी है जितनी बुरी यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में हुआ करती। तो मतलब कुछ भाई एक गलत साइड भी हमारे सामने आ जाते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें बहुत देखने को मिलता है। इंडस्ट्री को इतना बढ़ाया कि भाई ये चीज तो होना था, इन्वायरमेंट को थोड़ा नुकसान हमें देखने को मिलता है। फिर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी अब हमें देखने को मिल जाती है। रूरल अर्बन रेसिडेंट में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है। फिर कोस्टल प्रोविंस हो गए, हमारे इनलैंड प्रोविंस हो गए, यहाँ पर भी इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है। इनइक्वालिटी यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये पूरी चीजें यार हमें देखने को मिलती। फिर उसके बाद अगर हम रीजनली भी बात करते हैं, ग्लोबली भी बात करते हैं, तो चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी पावर बनकर आया है, जिसका सब लोहा मानते हैं पूरी दुनिया में। तो एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनकर ही आया है। उसके बाद जब से चाइना की इकोनॉमी का इंटीग्रेशन हुआ है, तो इसके साथ यार इंटरडिपेंडेंसी भी बढ़ती है। जब आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करोगे, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाओगे, तो आपकी इंटरडिपेंडेंसी भी बढ़ती जाती। एक आज की डेट का एग्जांपल ले तो यार आज की डेट में इंडिया में चाइना के कितने प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर हम ये सोचें कि चाइना के पूरे प्रोडक्ट हम इंडिया से एकदम से हटा दे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आजकल हर ही चीज चाइना की हमें देखने को मिलती है। तो एक इंटरडिपेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। जब ये चीज हुई है ना, तो चाइना का इन्फ्लुएंस और बढ़ गया है अपने पूरे ट्रेड पार्टनर से। पूरी दुनिया में एक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आती है। तो भाई जब इसका इन्फ्लुएंस बढ़ा ना, तो इस चक्कर में जैसे जापान हो गए, यूएस हो गए, आसियान हो गए, रशिया हो गए, इनके जो चाइना के साथ पुराने मुठभेड़ चल रहे थे, अब ये कंट्री उन्हें भूलने को तैयार हो गई है। इनका कहना है पुरानी बातों को भुलाते हैं, नए रिश्ते आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भाई चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि चाइना के ताइवान के साथ इतने अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है समय के साथ ये ठीक हो रहे हैं। चाइना ने हमेशा से ताइवान को ऐसा देखा है कि एकदम ट्रेटर टाइप का है, लेकिन बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा चीजें सही हो जाएंगी। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके अगर हम चाइना के और बड़े इन्फ्लुएंस की बात करते तो वो ये है यार कि 1997 में जब आसियान में फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे थे, तो चाइना ने बहुत मदद करी थी और उसको संभाल कर रखा था। मतलब उसको बिल्कुल कोलैप्स होने से इनने बचाया था उनकी इकोनॉमी को। ये चीज हमें देखने को मिलती है। इससे हमें समझ में आता है कि चाइना का कितना बड़ा दबदबा हमें देखने को मिलता है। तो मतलब जो ये आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट चाइना करता जा रहा है, जो इसकी पॉलिसीज आई थी अभी बहुत सारी इसने मदद करी, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में इसने मदद करी है। इन चीजों से हमें समझ में आता है कि यार इकोनॉमिकल वे में कितना चाइना आगे बढ़ चुका है और पूरे वर्ल्ड में कितना ग्लोबल प्लेयर बनकर ये सामने आ गया है। देखिए बड़ी चीज हमें देखने को मिलती है, उसमें कोई डाउट नहीं है यार कि चाइना आने वाले समय में बहुत बड़ा पावर बनकर हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि वो हमें अभी से दिखने लगा है। इसके बाद हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है इंडिया चाइना रिलेशन। अब इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो यार अगर हम इंडिया और चाइना की बात करते हैं, तो जब वेस्टर्न इंपीरियलिज्म मतलब जब वेस्टर्न लोगों ने हम पर कब्जा किया, उसके पहले एशिया में हम बहुत ग्रेट पावर्स थे यार, बहुत बड़े पावर थे। आपने इंडिया को सुना भी होगा, सोने की चिड़िया बोला जाता है। तो पहले ये दोनों कंट्री बहुत बड़ी पावर होल्ड करती थी यार। अगर हम चाइना की बात करते हैं, तो चाइना का तो इतना दबदबा था यार कि उसकी टेरिटरी तो छोड़िए, आसपास जो छोटे मोटे स्टेट आते थे, छोटे मोटी कंट्री आती थी, उन पर भी उसका दबदबा हमें देखने को मिलता था। तो वो चाइना को गिफ्ट देते थे, पैसे देते थे, ताकि वो अपनी पीसफुल लाइफ जी सके। मतलब चाइना का इतना हमें दबदबा देखने को मिलता है। इसी को ट्रिब्यूटरी सिस्टम भी उस समय बोला जाता था, जो हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद यार अलग अलग समय पर अगर हम चाइना की हिस्ट्री देखते हैं, तो चाइना का जो डायनामिक रूल रहा है
इसकी अथॉरिटी बहुत सारी जगहों पर गई है। मंगोलिया हो गया, कोरिया हो गया, पार्ट ऑफ इंडो चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, इन सब ने समय समय पर चाइना की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया है, ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के बहुत सारे किंगडम और ऐसे एम्पायर थे जिनका इन्फ्लुएंस बॉर्डर के पार भी जाता था। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका जो एरिया वहीं पर उनका इन्फ्लुएंस है, बाहर भी हमें देखने को मिलता था। और इन दोनों कंट्री की हम बात करते हैं तो इनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल साइड में भी था, इकोनॉमिक साइड में भी था और कल्चरल साइड में भी था। तो ये पूरी चीज हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज हमारे सामने ये आती है कि अगर इन दोनों रीजन की हम बात करते हैं तो इनका इन्फ्लुएंस कभी ओवरलैप नहीं हुआ। मतलब ऐसा हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला कि इधर पर चाइना का भी इन्फ्लुएंस है, इधर पर इंडिया का भी इन्फ्लुएंस है। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो दोनों ने बहुत रेयरली कभी ऐसा हुआ होगा तो एक दूसरे को ओवरलैप किया। तो भाई कभी ओवरलैप नहीं किया तो हम एक दूसरे से इतना फेमिलियर कभी नहीं रहे। मतलब दोनों कंट्री आपस में कभी फेमिलियर नहीं थी, एक दूसरे को समझती नहीं थी। इसलिए 20th सेंचुरी में जब इन कंट्रियों का आमना सामना हुआ तो इनको बहुत डिफिकल्टी महसूस हुई यार अपनी ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाने में कि एक दूसरे से डील कर पाए। एक हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल गई थी। फिर इसके बाद यार जब इंडिया को भी हमारे इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिशर से और चाइना ने भी फॉरेन पावरों को बाहर निकाल दिया, उसके बाद यार हमें ऐसी होप थी कि दोनों कंट्री साथ में आएंगे और एक पूरी दुनिया के लिए अच्छा फ्यूचर एक शेप करेंगी। लेकिन ऐसा ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हमें बाद में देखने को मिले। ऐसे बहुत सारी होप्स थी यार कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं और मेनली अगर एशिया की बात करते हैं तो दोनों मिलकर एक अच्छा शेप इसको देने वाले हैं। इसलिए कुछ समय के लिए आपने ये स्लोगन भी बहुत सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। ये हिंदी चीनी भाई भाई बहुत ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन इसके बाद यार बहुत सारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले, बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिले, जिसके बाद ये होप जो थी ये पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। हमारे इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद यार दोनों कंट्रियों के बीच में हमें लड़ाई देखने को मिली, बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले। मेन था यार जब चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर कर लिया था, उस पर अपना कब्जा जमा लिया था 1950 में। उसके बाद जो हमारी सीनो इंडियन मतलब चाइना की बात करते हैं, सीनो से हमारा मतलब चाइना होता है। तो जो चाइना इंडियन बॉर्डर है यहाँ पर भी बस्ती बना ली थी, तो उस पर भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, यहाँ पर सेटलमेंट नहीं कर सकते। इन चीजों की वजह से हमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत देखने को मिल रहे थे। इसके बाद 1962 में तो वॉर ही हो गई थी, चाइना इंडिया की बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल गई थी। मेनली इसका रीजन था टेरिटोरियल क्लेम्स। हमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, हमारे लद्दाख का अक्साई चीन रीजन हो गया, यहाँ पर टेरिटरी के पीछे हमें लड़ाई देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से इंडिया चाइना की 1962 में वॉर भी हुई थी। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। तो भाई जो ये 1962 का वॉर हुआ था इसमें इंडिया की मिलिट्री डिफीट हो गई थी हमारी, जिसके बाद इंडिया चाइना के रिलेशन में एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिल गए थे। लंबे समय के लिए अब चीजें बिगड़ गई थी पूरी तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन के इंडिया और चाइना के, तो भाई 1976 तक इतने खास कुछ नहीं रहे, बिगड़े ही थे। ये चीज हमें देखने को मिली। लेकिन उसके बाद इन दोनों कंट्री के रिलेशन धीरे धीरे ठीक होना चालू हुए। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं जब चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप में एकदम से चेंज आया मिड से लेके लेट 1970s तक, उसके बाद थोड़े से रिलेशन सही होना चालू हुए। रिलेशन सही होने का रीजन ये था यार कि जब इनका पॉलिटिकल लीडरशिप में चेंज आया तो जो चाइना की पॉलिसी है ना अब ये प्रोग्मेटिक हो गई थी। मतलब कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल हो गई थी, अभी आइडियोलॉजिकल थोड़ी कम हो गई थी। पहले हर चीज आइडियोलॉजी पर चलती थी, अब लेकिन थोड़ी प्रैक्टिकल सोच के साथ ये सामने आए थे, इसलिए रिलेशन हमारे सही हुए थे। तो फिर इसके बाद यार चाइना भी पूरी तरीके से तैयार था कि अब वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर सके और पुरानी जितने भी नाटक हुए थे अब उनको हम भूल सके। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिली। उसके बाद बहुत सीरीज ऑफ टॉक हमें देखने को मिलते हैं बॉर्डर इशू पर जो हमारी दोनों कंट्रियों के बीच में हुए, ये 1981 में इनिशिएट किए गए थे। फिर इसके बाद यार जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद इंडिया और चाइना रिलेशन में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हमारे रिलेशन में हमको स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक डायमेंशन भी देखने को मिलता है। मतलब पूरी स्ट्रेटेजीज वाली बात भी हो रही है, हमारी इकोनॉमी वाली बात भी हो रही है। मतलब कोई एक जगह हम सीमित नहीं रह गए। देखिए अच्छी चीज हमें देखने को मिलती है। इसके बाद भाई दोनों जो कंट्री हैं वो बहुत ज्यादा राइज कर रही है, बड़ी पावर बनकर हमारे सामने आई है। तो भाई ये दोनों कंट्री मेजर रोल प्ले करना चाहेंगी। अगर हम एशियन इकोनॉमी की बात करते हैं और पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इनका दबदबा हमें देखने को मिलता है और दोनों बड़े बड़े रोल प्ले कर रही हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ये रखती हैं। ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके बाद भाई जब राजीव गांधी की विजिट हुई चाइना में दिसंबर 1988 में, उसके बाद चाइना और इंडिया के रिलेशन एकदम से सही होना चालू हो गया था। एक विजिट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब आपने पहला कदम रखा एक अच्छे रिलेशन की तरफ। फिर उसके बाद यार बहुत सारे दोनों कंट्रियों ने मिलकर गवर्नमेंट ने मिलकर मेजर ऐसे डिसीजन लिए हैं, बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, जिसके बाद यार कॉन्फ्लिक्ट कम करने की बात करी गई है और एकदम बोला गया कि बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब एकदम शांति अब हम लेकर आना चाह रहे हैं। तो इस चीज पे पूरी बात करी गई है। उसके बाद दोनों कंट्री ने बहुत सारे अग्रीमेंट साइन किए हैं जहां पर अब हम बोलते हैं कि भाई हमारा कल्चर एक्सचेंज करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन हम करेंगे
और उसके बाद हमारे बॉर्डर में 4 ऐसे पोस्ट ओपन कर दिए गए हैं जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ अच्छी चीज हमें देखने को मिली। उसके बाद इंडिया चाइना की अगर ट्रेड की हम बात करते हैं तो ये हर साल 30% इंक्रीज हो रही है। अगर हम 1999 के बाद से बात करते हैं तो जो अपने आप में एक बहुत शानदार चीज बन के हमारे सामने आता है, तो ये चीज हमें देखने को मिली है। तो मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हैं यार कि अब एक अच्छा रिलेशन हमारा होते जा रहा है। फिर इसके बाद यार इंडिया चाइना के बायलैटरल ट्रेड भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बोले इसमें क्या इंक्रीज हुआ है तो 1992 में ये $338 मिलियन का था, लेकिन 2017 की बात करते हैं तो $84 बिलियन हो गया है। कहाँ मिलियन कहाँ बिलियन, मतलब बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिला है। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली दोनों कंट्रियों ने अग्री किया है कि कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ ऐसे एरिया में जहां पर इनकी लड़ाई होने की चांसेस थी। भाई कई ऐसी जगह होते हैं जहां पर आपका डिसीजन किसी और कंट्री को गुस्सा कर सकता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, भाई अब्रॉड में अगर हम एनर्जी डील्स की बिडिंग करेंगे तो वहां पर हम सोच समझकर आपस में बात कर पूरा डिस्कशन करेंगे। ऐसा ना हो कि इंडिया अपना वहां पर व्यापार बनाने जाए तो चाइना उससे गुस्सा हो जाए, चाइना जाए तो इंडिया गुस्सा हो जाए। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसी चीजें देखने को मिल रही थी। मतलब दोनों कंट्री ने कोऑपरेट करने का भी एग्री किया है हर जगह पर, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहां तो कर ही रहे और बाकी जगह भी हम करते हैं। ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करते हैं यार तो इंडिया और चाइना की ना जितनी भी हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका एग्जांपल है, यहाँ पर हम एकदम सिमिलर पॉलिसीज रखते हैं। तो सिमिलर पॉलिसीज है तो भाई दोनों का मुठभेड़ होने की चांसेस कम होती है। तो ये भी पॉजिटिव चीज हमें देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद भाई 1998 में इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और जिसका मेन हमारा जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि भाई चाइना की तरफ से हमको थ्रेट था, इसके बाद भी हमारे रिलेशन में कोई इतनी खराबियां नहीं आई हैं। इससे हमारा अच्छा जो इंटरेक्शन चल रहा है वो बिल्कुल चलने दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि चाइना और इंडिया की लड़ाई हो गई इसके बाद, ये चीज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद भाई ये भी बिल्कुल सच है कि चाइना ने बहुत ज्यादा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मदद किया, उसमें कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद भाई बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो चाइना के मिलिट्री रिलेशन है उनको इंडिया अपने इंटरेस्ट में साउथ एशिया में सही नहीं मानता है। ये चीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन इतना होने के बाद भी यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन चक्कर में चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं देती है। फिर इसका अगर हम सीधे साइन बोले यार कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होंगे, तो सिंपल है, हमारे बॉर्डर रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उन पर हमारी अभी भी बातचीत चलती रहती है, उसमें कोई भी इंटरप्शन हमें देखने को नहीं मिला है। हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन भी बहुत बढ़ गया है और इंक्रीज ही हो रहा है। आपने न्यूज में देखा होगा कई बार थोड़ी बहुत मुठभेड़ इंडिया चाइना की हो जाती है, लेकिन फिर भी रिलेशन में कोई बहुत ज्यादा खराबी नहीं आई है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद इंडिया और चाइना के जो लीडर हैं यार या विजिट करते रहते हैं एक दूसरे कंट्री में। कभी हम इंडिया के लोग बीजिंग जाते हैं, कभी वो न्यू दिल्ली आते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है और अब इसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। तो मतलब कुल मिला के अब हम दोनों नेशन एक दूसरे के बारे में फेमिलियर होते जा रहे हैं और अच्छे से समझने लगे। आप कमेंट में मुझे कोई रीसेंट एग्जांपल दीजिएगा इंडिया और चाइना की मुठभेड़ का, कि क्या इंडिया ने ऐसा किया है, चाइना ने किया, या हमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट टाइप का देखने को मिला। अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी चीज हुई हैं, कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद भाई हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन लिंक एकदम से इंक्रीज हुए, जो अपने आप में अच्छी चीज है। उसके बाद हमारे कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, साथ साथ ग्लोबल कंसर्न बहुत सारे आ जाते हैं, जिसकी मदद से बहुत पॉजिटिव एक रिलेशन हमारा बनते जा रहा है। मतलब दुनिया की मोस्ट पॉपुलस जो 2 कंट्री हैं अब उनके रिलेशन भी बहुत सही हो रहे हैं और इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। इसी के साथ यार हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट बचता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर अभी तक देख रहे हैं। और बाकी आपको आखिरी पार्ट एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय।